हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये हमारा कक्षा 10वीं का है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप एक टेबल देखे होंगे जो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस टेबल को समझने वाले हैं और इसका कहाँ उपयोग है और किस किस चीजों में उपयोग होता है, ये सारी चीजें लिखें क्या है, इसका मतलब आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने क्या किया होगा कि थ्योरी क्लास तो कर चुके होंगे, तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें दो चर होते हैं उसका सामान्य रूप क्या होता है। पहले हम लोग सामान्य रूप को लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस सारी चीजों को मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ। तो हमारे पास जो सबसे सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, लिख लेते हैं। सामान्य रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। दो हमारे पास समीकरण दिया रहता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो समीकरण होते हैं। अगर हमारे पास जो पहला समीकरण है, मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में रहेगा, और हमारा दूसरा मान लीजिए तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में होते हैं। कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दो समीकरण तो रहता ही है, तब हम लोग ये चीजें निकालते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पास है हमारे पास अनुपातों की तुलना। ये जो आगे होते हैं ये हमारा गुणांक होता है। आप लोगों को पता है ये जो x के गुना में है, y के गुना में, और ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं तो उसमें जो हमारा ग्राफ जो खिंचाता है वो हमारा प्रतिच्छेदी होता है या संपाती होता है। तो उसको हम ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, जैसे अनुपातों की तुलना करना पड़ता है। अगर अनुपात हमारा इस फॉर्मेट में हो, पहला स्थिति हमारा बनता है, तो हम लोग पहला स्थिति को लेकर चलते हैं। स्थिति पहला कि पहला स्थिति अगर हमारे पास, अगर हमारा ग्राफों का तुलना करेंगे, समीकरणों का तुलना करेंगे, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए ये जो वैल्यू दिए गए हैं, ये हमारे पास मान लीजिए दो दिए गए हैं इक्वेशन, इसका तुलना करते हैं। तो देखो तो ये a1 बाय a2 लिखे हैं, तो जो हमारा x के गुणांक में होता है वो a1 होता है और दूसरे समीकरण के लिए a2 होगा। तो यहाँ a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो और यहाँ 3 है, a1 बटा a2। अब देखिए तो चेक करते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं, मतलब ये y के टर्म में जो मल्टीप्लाई में रहता है वही हमारा b1 होता है। तो b1 का वैल्यू वहाँ क्या है, 2 बटा 4। ये देखो तो बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया। जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तब हमारा जो ग्राफीय निरूपण करते हैं उसमें जो लाइन खींचते हैं वो हमारा प्रतिच्छेदी होता है। यानी कि अगर हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ है, तो अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं पहला इक्वेशन का, कि मान लीजिए कि पहला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, लाइन, और दूसरे इक्वेशन का मान लो ऐसे गया, ठीक है। तो जब हमारा ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये जो दोनों लाइन खींचेंगे ना वो हमारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा x और y का, केवल एक ठो निकलेगा, एक ठो, केवल एक ही वैल्यू निकलेगा। x का भी वैल्यू एक ही होगा और y का भी वैल्यू एक होगा। अगर संगत और असंगत के बारे में चर्चा करें जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो अगर
हल निकल रहे हैं तो वो हमारा संगत में जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा? संगत में। अब चलिए हम लोग स्थिति दूसरा समझते हैं। दूसरा स्थिति क्या बताता है? तो दूसरा स्थिति को समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं स्थिति दूसरा। अगर स्थिति दूसरा के बारे में चर्चा करें तो स्थिति दूसरा में हमारे पास क्या दिया गया है? अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास इक्वेशन दिए रहते हैं तो इसको तुलना करना पड़ता है। A1 यानी कि जो x के मल्टीप्लाई में, और B क्या होता है हमारा जो y के मल्टीपल में रहता है, और C हमारा तो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ से उठाओ कि A1 हमारे पास कितना है, तो A1 हमारा 2/4 है ना, मतलब 2/4 है ना, बराबर B1 उठाओ तो B1 हमारे पास 3 है, और B2 हमारा कितना है? 6 है, बराबर अब C1 उठा, C1 में माइनस में 9 है और ये माइनस में 18 है। अगर देखो काटोगे तो ये कितना आया? 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। ये भी काटोगे इसको तो 1/2 आया। ये भी काटोगे तो माइनस माइनस कटा और 1/2 आया। यानी कि ये हमारा अगर फॉलो कर लेता है इक्वेशन, यानी कि समीकरण में ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो जो हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, जो ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमारा संपाती रेखा आएगा। यानी कि मान लो हमारे पास ये ग्राफ है कि पहला लाइन मान लो ऐसे गया, ठीक है, अगर ग्राफीय निरूपण करोगे तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर सेम टू सेम आएगा, ना ऊपर ना नीचे, मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगा, मतलब ढक देगा, कंप्लीटली ढक देगा। अगर इस स्थिति में होते हैं तो फिर बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे निकालना, तो देखो तो हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इस तरह से हमारा जो एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है, मतलब समीकरण का, वो अपरिमित रूप से अनेक हल इनफाइनाइट निकलते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और संगत और असंगत के बारे में बात करें, हल निकल रहा है तो हमारा संगत होगा। ये दो स्थिति में संगत, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग तीसरा समझते हैं। स्थिति तीसरा क्या बोलता है? हमारे पास स्थिति तीसरा ये वाला है। स्थिति तीसरा के बारे में चर्चा करते हैं तो ये कंडीशन कि हमारा पास A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ से A1 का वैल्यू उठाओ, कुछ नहीं है तो x के मल्टीपल में 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें 2 है तो 2 लगा दिए, बराबर B1 यहाँ से उठा 2 है, ठीक है, और B2 क्या है? 4 है, 4 लिख दिए, बराबर नहीं है। C1 यहाँ से उठा माइनस में 4 और ये माइनस में 12। ध्यान से देखो काटते हैं, ये 1/2 है, ये भी कटेगा तो 1/2 ही आएगा, है ना, 1/2 1/2, और ये बराबर नहीं। इसको काटोगे देखो तो 4 का 4 4 तिया 12, मतलब 1/3 आया। देखो तो ये बराबर आया क्या है? ये बराबर बिल्कुल नहीं आया, ये बराबर आपका बिल्कुल नहीं आया। कि तब अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब चलिए दिखाते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो कि लाइन खींचे तो अगर ऐसे आया तो दूसरा लाइन जो दूसरा ग्राफ का जो मतलब दूसरा समीकरण का लाइन जाएगा वो पैरेलल जाएगा, एकदम पैरेलल, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, कभी कर एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी कि समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा, मतलब वैल्यू ही नहीं निकलेगा। और उस स्थिति में कि अगर वैल्यू नहीं निकल रहा है तो वो हमारा असंगत होगा। ये चीज काफी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसमें हल एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा उस संगत में जाएगा, जिसमें नहीं निकलेगा असंगत में। तो ये था आपका ये
सारणी का मतलब। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप झारखंड पब्लिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।